सितंबर 2022 एक ऐसी तारीख जो उत्तराखंड के इतिहास में हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गई। ऋषिकेश, जो अपनी शांति और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है, उस दिन एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बना। एक युवा लड़की अंकिता भंडारी, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक रिसोर्ट में काम कर रही थी, अचानक गायब हो गई। और फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश गंगा नदी के किनारे चीला नहर में मिली। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह कहानी है सत्ता, शोषण और एक ऐसी व्यवस्था की जो बार बार सवालों के घेरे में आती है। अंकिता भंडारी मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक 19 साल की मासूम लड़की, जिसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे, उसकी जिंदगी को छीन लिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई अंकिता को इंसाफ मिला, या फिर यह केस भी उन अनगिनत मामलों की तरह रहस्य बनकर रह गया जहां सच को दबा दिया जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे उस भयावह रात की सैर पर जहां अंकिता की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम खंगालेंगे हर सबूत, हर गवाह और हर उस सवाल को जो आज भी अनुत्तरित है। यह कहानी है अंधेरा जो रह गया, अंकिता भंडारी मर्डर केस की अनसुलझी गुत्थी। अंकिता भंडारी का जन्म 11 नवंबर 2003 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव डोबसरीकोट में हुआ था। एक साधारण परिवार की बेटी जो अपने माता पिता की उम्मीदों का सहारा थी। अंकिता की मां सोनी देवी बताती हैं कि वह बचपन से ही बहुत मेहनती और सपनों से भरी हुई थी। उसने देहरादून के श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में एक सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिला लिया था। लेकिन 2021 में उसके पिता की नौकरी चली गई। परिवार की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि अंकिता को अपना कोर्स बीच में ही छोड़ना पड़ा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार की मदद करेगी। अंकिता ने अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद नौकरी करने का फैसला किया ताकि अपने पिता वीरेंद्र भंडारी को जो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, की मदद कर सके। उसने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली कि वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहारा देगी। उसकी मेहनत और लगन को देखकर उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी बेटी की यह मेहनत और लगन उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। 28 अगस्त 2022 को अंकिता ने वनांतर रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू की। यह रिसोर्ट ऋषिकेश के पास यमकेश्वर इलाके में गंगा भोगपुर में स्थित था। अंकिता को यह नौकरी एक सुनहरा मौका लगी, एक ऐसी जगह जहां वह अपने करियर की शुरुआत कर सकती थी। उसे 10,000 रुपये महीने की सैलरी का वादा किया गया था। लेकिन रिसोर्ट की दूरदराज लोकेशन के कारण उसे रिसोर्ट के परिसर में ही रहने की अनुमति दी गई। यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अध्याय उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय बनने वाला था। रिसोर्ट में काम शुरू करने के बाद अंकिता को जल्द ही एहसास हुआ कि यह जगह उतनी सामान्य नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। रिसोर्ट का मालिक था पुलकित आर्या, एक ऐसा शख्स जिसके रसूख और रुतबे की चर्चा पूरे इलाके में थी। पुलकित के पिता विनोद आर्या बीजेपी के एक पूर्व नेता और मंत्री रह चुके थे। विनोद आर्या त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में राज्य मंत्री थे और उनके परिवार का इलाके में काफी प्रभाव था। लेकिन इस प्रभाव के पीछे एक अंधेरा छुपा था, जिसका सामना अंकिता को करना पड़ा। अंकिता ने रिसोर्ट में काम शुरू करने के बाद देखा कि यहाँ कुछ गलत गतिविधियां हो रही थीं। उसे जल्द ही पता चला कि रिसोर्ट में अनैतिक कामों का धंधा चल रहा था। रिसोर्ट में आने वाले कुछ मेहमानों के लिए कर्मचारियों पर दबाव डाला जाता था कि वो उनकी गलत मांगों को पूरा करें। अंकिता को भी इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा। उसने अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर बताया कि रिसोर्ट के मालिक और मैनेजर उस पर स्पेशल सर्विस देने का दबाव डाल रहे थे। इसका मतलब था कि उसे मेहमानों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया कि वह इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा, मैं गरीब हूं, लेकिन क्या मैं 10,000 रुपये के लिए खुद को बेच दूंगी? यह मैसेज बाद में कोर्ट में एक अहम सबूत बना। अंकिता ने साफ इनकार कर दिया। उसने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह इनकार उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। 17 सितंबर 2022 को अंकिता को रिसोर्ट के मैनेजमेंट ने बताया कि उसे अपने कमरे से नीचे के एक कमरे में शिफ्ट करना होगा। कारण दिया गया कि बाकी कमरे मेहमानों के लिए चाहिए, लेकिन असल में यह एक बहाना था। अंकिता को पहले से ही शक हो गया था कि रिसोर्ट में कुछ गलत हो रहा है।
उसने अपने व्हाट्सएप चैट में अपने दोस्त को बताया कि वह यहां से भागना चाहती है। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे यहां से ले जाओ। उसने अपने सामान को सड़क तक ले जाने के लिए स्टाफ से भी कहा था। 18 सितंबर 2022 की शाम को अंकिता को रिसोर्ट से बाहर जाते हुए देखा गया। गवाहों के अनुसार उस दिन शाम को अंकिता फोन पर रोते हुए बात कर रही थी। उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे यहां से ले जाओ, मुझे डर लग रहा है। गवाहों ने यह भी देखा कि अंकिता को रिसोर्ट से बाहर ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज में उसे आखिरी बार पाशुलोक बैराज पर देखा गया, जहां वह पुलकित आर्या की स्कूटर पर पीछे बैठी थी। उसी दिन अंकिता और पुलकित के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ। रिसोर्ट के मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता भी वहां मौजूद थे। पुलिस के अनुसार अंकिता ने स्पेशल सर्विस देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद तीनों ने उस पर गुस्सा निकाला। गुस्से में आकर तीनों ने मिलकर अंकिता को चीला नहर की तरफ ले गए। अंकिता ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन तीनों ने उसे जबरदस्ती चीला नहर में धक्का दे दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार अंकिता के शरीर पर चोट के निशान थे और उसकी मौत डूबने से हुई, लेकिन यह साफ था कि उसे नहर में गिरने का मौका नहीं मिला। उसे जानबूझकर फेंका गया था। उसकी लाश 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद की गई। अंकिता की मौत की खबर ने पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क उठा। रिसोर्ट के बाहर भीड़ जमा हो गई और गुस्साए लोगों ने रिसोर्ट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ लोगों ने रिसोर्ट को आग भी लगा दी। इस घटना ने उत्तराखंड की राजनीति को हिला दिया, क्योंकि मुख्य आरोपी पुलकित आर्या बीजेपी नेता विनोद आर्या का बेटा था। जैसे ही यह मामला सामने आया, बीजेपी ने विनोद आर्या को पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। भोगपुर में प्रदर्शनकारियों ने रिसोर्ट पर हमला किया और अधिकारियों पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया, क्योंकि आर्या का राजनीतिक बैकग्राउंड था। राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। रिसोर्ट को अवैध घोषित कर रातों रात बुलडोज कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई पर सवाल उठे कि इससे महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो सकते हैं। अंकिता की गुमशुदगी की खबर सबसे पहले उसके पिता वीरेंद्र भंडारी ने रेवेन्यू पुलिस को दी, लेकिन शुरू में पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। वीरेंद्र ने देहरादून में कई अधिकारियों से संपर्क किया, जिसमें राज्य की महिला आयोग के अध्यक्ष, विधानसभा स्पीकर और डीजीपी शामिल थे। इसके बाद 22 सितंबर की शाम को मामला रेवेन्यू पुलिस से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर किया गया। 23 सितंबर को पुलिस ने पुलकित आर्या और उसके दो साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तीनों ने कबूल किया कि उन्होंने अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया था, लेकिन पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। अंकिता के पिता ने आरोप लगाया कि रिसोर्ट में कुछ वीआईपी मेहमान आते थे, जिनके लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी बेटी को इन वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। हालांकि चार्जशीट में इस वीआईपी एंगल का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। अंकिता की मौत ने पूरे उत्तराखंड में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर उतर आए, उतर आए और इंसाफ की मांग करने लगे। 25 सितंबर 2022 को श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कई बड़े नेता जैसे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने इस घटना पर दुख जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कई सबूत जुटाए, जिनमें आरोपियों के मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान, कॉल डेटा रिकॉर्ड, ऑडियो एंड वीडियो सबूत और फोरेंसिक साक्ष्य शामिल थे। दिसंबर 2022 में पुलिस ने 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 97 गवाहों के बयान और 30 से ज्यादा सबूत शामिल थे। चार्जशीट में 47 गवाहों की गवाही को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 354 महिला की लज्जा भंग करने की मंशा से हमला, 355 ए यौन उत्पीड़न, 201 एलियन सबूत नष्ट करना और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत केस दर्ज किया गया। इसके अलावा उन पर अपहरण और अनैतिक देह व्यापार इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के भी आरोप लगे। पुलकित आर्या,
वनांतर रिसोर्ट का मालिक एक प्रभावशाली परिवार से था। उसके पिता विनोद आर्या बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री रह चुके थे। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी ने विनोद आर्या को पार्टी से निष्कासित कर दिया। पुलकित पर पहले से ही कई शिकायतें थीं, लेकिन उसकी राजनीतिक पहुंच के कारण उसे हमेशा बचाया जाता रहा। सौरभ भास्कर रिसोर्ट का मैनेजर था, जबकि अंकित गुप्ता असिस्टेंट मैनेजर। दोनों ने पुलकित के साथ मिलकर अंकिता की हत्या की। कोर्ट में गवाहों ने बताया कि सौरभ ने कई बार अंकिता के साथ दुष्कर्म की कोशिश की थी और पुलकित उसका शारीरिक शोषण करता था। रिसोर्ट के पूर्व कर्मचारियों ने भी बताया कि पुलकित और अंकित अक्सर रिसोर्ट में महिलाओं को लाते थे और स्टाफ, खासकर महिला कर्मचारियों का शोषण करते थे। यह साफ था कि रिसोर्ट में अनैतिक गतिविधियां चल रही थीं और अंकिता ने इसका विरोध करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। मार्च 2023 में कोटद्वार सेशन कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से चार्ज फ्रेम किए। पुलकित पर हत्या, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, सबूत नष्ट करने और अनैतिक देह व्यापार के आरोप लगे, जबकि सौरभ और अंकित पर हत्या, सबूत नष्ट करने और अनैतिक देह व्यापार के आरोप थे। ट्रायल की शुरुआत हुई, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने बताया कि सरकारी वकील जितेंद्र रावत केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। वो गवाहों के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। परिवार ने डीएम को पत्र लिखकर वकील को हटाने की मांग की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने हाईकोर्ट में भी सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन वो भी खारिज हो गई। 20 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है और फोरेंसिक जांच में आरोपियों की लोकेशन घटना स्थल पर पाई गई थी। अंकिता की व्हाट्सएप चैट में भी उसने स्पेशल सर्विस के दबाव का जिक्र किया था। 2 साल 8 महीने और 12 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने अपना फैसला सुनाया। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने तीनों को आजीवन कैद की सजा सुनाई, साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने अंकिता के माता पिता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। हालांकि अंकिता का परिवार इस सजा से संतुष्ट नहीं था। अंकिता की मां सोनी देवी ने कहा कि उन्हें थोड़ा सुकून मिला कि अपराधियों को सजा मिली, लेकिन वो चाहती थीं कि उन्हें फांसी दी जाए। उनकी बेटी की जान की कीमत सिर्फ उम्र कैद नहीं हो सकती। फिर भी उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सच को सामने लाया। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने भी कहा कि वे इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे और आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे इस मामले में एक वीआईपी की भूमिका की बात उठाते रहे हैं, लेकिन उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि उन्हें और उनके परिवार को आरोपियों की तरफ से दबाव का सामना करना पड़ा। वीरेंद्र ने कहा कि उन्होंने इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने और अन्य संदिग्धों की जांच की मांग की थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। उन्होंने मांग की कि इस केस में वीआईपी की पहचान सार्वजनिक की जाए। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि सरकार को इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए और आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करनी चाहिए। अंकिता भंडारी मर्डर केस ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। यह मामला सिर्फ एक हत्या तक सीमित नहीं रहा, इसने सत्ता और शोषण की गहरी जड़ों को उजागर किया। पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन हुए और लोगों ने सिस्टम से जवाब मांगा। 5 मई 2025 को देहरादून में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई और अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की। यह केस दिखाता है कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा कितनी कमजोर है। एक लड़की जो अपने परिवार की मदद के लिए काम कर रही थी, तो जमागी कई पार न ही थी, उससे अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। यह शर्मनाक है कि सत्ता में बैठे लोग इस तरह के अपराधों को संरक्षण देते हैं। हमें सख्त कानून और उनकी सही लागू करने की जरूरत है। इस केस ने उत्तराखंड की राजनीति को भी हिला दिया। बीजेपी पर आरोप लगे कि वो अपने नेताओं को बचा रही थी।
हालांकि विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन कई लोगों का मानना था कि यह सिर्फ दिखावा था। विनोद आर्या ने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि वह एक सीधा साधा बालक बालक है और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। लेकिन इस बयान की कड़ी आलोचना हुई। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह केस सिस्टम की खामियों को उजागर करता है, जिसमें क्षेत्रीय भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और देरी शामिल है, जिसके कारण अंकिता की जान गई। सोशल मीडिया पर मैन जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड करने लगा। लोगों ने अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की और इस केस को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया। कई संगठनों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नए कानूनों की मांग की और यह बहस तेज हो गई कि क्या भारत में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे नारे सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हालांकि कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सजा सुना दी। लेकिन कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। रिसोर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमान कौन थे? क्या इस केस में और बड़े लोग शामिल थे? अंकिता के पिता ने बार बार कहा कि उनकी बेटी को स्पेशल सर्विस के लिए मजबूर किया जा रहा था, लेकिन चार्जशीट में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यह संभव है कि इस केस में कुछ बड़े नाम शामिल थे जिन्हें बचाने की कोशिश की गई। रिसोर्ट को जल्दी से बुलडोज करना और आग लगाना, यह सब साफ करता है कि सबूत मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन बिना ठोस सबूत के यह सिर्फ एक थ्योरी ही रहती है। कई लोगों का मानना है कि अंकिता की हत्या के पीछे एक बड़ा रैकेट था जिसमें अनैतिक देह व्यापार शामिल था, लेकिन इसकी जांच कभी पूरी तरह नहीं हुई। कुछ का कहना है कि सत्ता के दबाव में इस केस को जल्दी बंद करने की कोशिश की गई। इस केस ने उत्तराखंड के टूरिस्ट हब में ट्रैफिकिंग और शोषण की समस्या को भी उजागर किया। अंकिता भंडारी की मौत ने एक ऐसी बहस छेड़ दी जो शायद कभी खत्म ना हो। उसकी हिम्मत और आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। आज अंकिता एक प्रतीक बन चुकी है उन सभी लड़कियों की जो अपने हक के लिए लड़ती हैं, भले ही उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। अंकिता की याद में कई प्रस्ताव दिए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल घोषणा की थी कि डोब श्रीकोट में एक नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखा जाएगा, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसके अलावा गांव की सड़क को पक्का करने और उसका नाम अंकिता के नाम पर रखने का वादा भी खोखला साबित हुआ। हालांकि स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि सड़क को पक्का करने का प्रस्ताव सड़क विभाग को भेजा गया है और यह काम जल्द पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता के परिवार को हर संभव मदद दी जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि ये वादे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। अंकिता की मौत के बाद उसके परिवार ने कई त्योहार देखे, लेकिन वे किसी भी त्योहार को मना नहीं सके। उनकी बेटी को खोने का दुख इतना गहरा है कि वे उसकी यादों में डूबे रहते हैं। अंकिता के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी की मौत ने उन्हें पूरी तरह तोड़ दिया है। अंकिता की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लड़की सुरक्षित हो, चाहे वो कहीं भी काम करे। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो और हर अपराधी को सजा मिले, चाहे उसकी कितनी भी पहुंच क्यों ना हो। अंकिता की हिम्मत को देखते हुए हमें यह सोचना होगा कि हमारी व्यवस्था में कितने बदलाव की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान न गंवाए। हमें यह भी देखना होगा कि सत्ता और रसूख का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमें यह भी सिखाना होगा कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना कितना महत्वपूर्ण है। अंकिता की मौत ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हमें लोगों को यह सिखाना होगा कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी जरूरी है। हमें यह भी सिखाना होगा कि हर लड़की को सम्मान और आजादी का हक है। अंकिता की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सिस्टम में पारदर्शिता लानी होगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर अपराध की सही जांच हो और हर अपराधी को सजा मिले। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हर पीड़ित को समय पर इंसाफ मिले। अंकिता की मौत ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लड़की को सुरक्षित और सम्मानजनक जिंदगी जीने का हक मिले। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान ना गंवाए। अंकिता भंडारी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी लड़ाई हमेशा जिंदा रहेगी।
यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी माता पिताओं को समर्पित है जिन्होंने अपनी बेटियों को खोया है, और यह एक वादा है कि हम इंसाफ की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। यह डॉक्यूमेंट्री अंकिता भंडारी और उन सभी पीड़ितों को समर्पित है जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी जान गंवाई। हम अंकिता के परिवार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी कहानी साझा की। हम उन सभी पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस केस को सामने लाने में मदद की। अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी आवाज उठाएं। साथ मिलकर हम एक बेहतर और सुरक्षित भारत बना सकते हैं।